तो भैया वीडियो को टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे आज मैं क्या लेकर आया हूँ। एक बड़ी सी प्यारी मोटरसाइकिल, वैसे हम इसे पिट बाइक भी कहते हैं, डर्ट बाइक भी कहते हैं। इस अतरंगी से मौसम में ये सतरंगी सी मोटरसाइकिल यहाँ पर कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर तो आप फिलहाल इस ग्राउंड की लोकेशन देखोगे, यहाँ पर ये बाइक एकदम प्यार से आई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसे यहाँ तक लेके आने में। वैसे ऐसी डर्ट बाइक्स आपको शायद ही कहीं दिखती होंगी सड़क पर, एडवेंचरस बाइक जरूर दिखती होंगी, जैसे हीरो की एक्सपल्स हो गई या हिमालयन हो गई, लेकिन ये मोटरसाइकिल जो है ना उनसे थोड़ा सा अलग है। ये बाइक जो है किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, इसको लेने के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आप इंडिया में इसे कैसे ले सकते हो, इंडिया में ये कितनी है, ये सब क्वेश्चंस के मैं आंसर आपको वीडियो के एंड में देता हूँ। फिलहाल आप सुनो इसकी एक बार साउंड। देखो भैया, सबसे पहले तो बाइक में आता है 125 का एयर कूल्ड इंजन, अराउंड 9 bhp के आसपास पावर प्रोड्यूस करता है और 10 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क है। सबसे अच्छी जो बाइक की एक चीज़ है कि इसका फ्रेम, ये बहुत ही ज़्यादा हल्का जो है इस फ्रेम पर ये टिका हुआ है। फ्रेम बहुत मजबूत है लेकिन बाइक बहुत हल्की है। बाइक का कर्व वेट है अराउंड 95 kg के आसपास। लेकिन ये जो टायर्स हैं इसके टायर्स जो हैं, सबसे बढ़िया जो चीज़ है इस बाइक के बारे में ये टायर ही है। वैसे तो डर्ट बाइक में ये टायर्स यूज़ होते हैं, लेकिन अगर आप इसे नॉर्मल टार्मैक पे यूज़ कर रहे हो, अपने नॉर्मल जो सड़कें हैं उस पर यूज़ कर रहे हो, तो हाँ ये हल्के से स्किड होंगे टायर, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट पैच जो है ना, आप देखो वो सिर्फ इतना छोटा कॉन्टैक्ट पैच है। तो हाँ इस जगहों के लिए ये बहुत सही है। लेकिन अगर आप इसे कहीं बाहर नॉर्मल रोड्स पे अगर तेज़ चलाओगे तो शायद ये प्रॉब्लम दे सकता है। इसके अलावा गाड़ी का जो आगे सस्पेंशन है ये अराउंड 430 mm के आसपास है और अपसाइड डाउन्स हैं, इन्वर्टेड स्पोक्स जिसे हम बोलते हैं, और काफ़ी अच्छा काम करके देखते हैं। मैंने चलाया है इसे, थोड़ा सा चलाया है, ज़्यादा नहीं चलाया, चलाऊंगा मैं अभी इसके बाद में। और यहाँ पर अगर आप डिस्क देखोगे 220 mm के आसपास की, शायद से 320 mm या 220 mm के आसपास की डबल पिस्टन जो कैलिपर हैं वो डिस्क ब्रेक यहाँ पर अवेलेबल है। ये यहाँ पे स्टील ब्लेडेड इसकी जो होज़ हैं वो हैं। फ्रंट में जो टायर है वो बड़ा है, पीछे टायर जो है वो छोटा है। स्प्रॉकेट इसका नॉर्मल जो आपकी बाइक्स में नॉर्मली आता है वही है, कोई अलग से इसकी चेन वैसी सी बहुत ही महंगे वाली चेन नहीं है जैसे आपने ड्यूक वगैरह में देखी होगी। लेकिन ये जो सस्पेंशन आप देख रहे हो ये अराउंड 330 mm के आसपास का है या 320 mm के आसपास का है, और जो वायरिंग है इसकी ऐसे ही सारी एक्सपोज रहेगी। सबसे अच्छी बात इस बाइक के बारे में एक चीज़ है कि ये बाइक में ECU नहीं है भैया, ये CDI बेस्ड बाइक है। तो भैया वो बच्चे आ गए थे बीच में। एंड जो मैं आपको बता रहा था कि बाइक में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, इस बाइक में जो है किक भी अवेलेबल की है, और यहाँ पर आपका जो क्विल स्विच है यानी कि सेल्फ स्टार्ट है वो भी दिया गया है। बाइक में यहाँ पर इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इंडिकेटर्स पता नहीं इस बाइक में है नहीं कहीं, पर एक चीज़ को आप ध्यान से देखो, इंडिकेटर का यहाँ पर स्विच जो है वो दे दिया गया है। इस हैंडल बार में यहाँ पर कुछ नहीं है। पीछे जो है, पीछे अपने पास डिस्क ब्रेक है, ये शायद 230 mm के आसपास की है जहाँ तक मैंने पढ़ा है। पीछे सिंगल पिस्टन आएगा आपके पास, आगे जो आपके पास डुअल पिस्टन आएगा वो ब्रेक उस साइड है, ये ब्रेक इस साइड है। पीछे का टायर अराउंड शायद 16 इंचज़ के आसपास का है जितना मैंने पढ़ा था। हाँ 16 इंचज़ के आसपास का पिछला टायर है। ये टायर जो है थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि ये डर्ट बाइक्स के लिए स्पेशली आते हैं, पिट बाइक्स के लिए स्पेशली आते हैं। इसको अगर आप देखोगे ब्रेक को, यहाँ पर आपका जो ब्रेक का लीवर है वो दिया गया है, थोड़ा सा हल्का सा रस्टिंग हो गई है, क्वालिटी इशूज़ हैं यहाँ पर। और जो इंजन है वो अपना हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, और सबसे बड़ी बात बाइक जो है कार्बोरेटर बेस्ड है। यहाँ से आप इसका एयर इनटेक देख रहे हो, ये छोटा सा एयर इनटेक, यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है। आम बाइक्स में यहाँ पर अंदर दिया होता है और वहाँ से वो हवा खींचता है, इसमें लिए ओपन है बिल्कुल, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है, बहुत छोटी जगह है। कार्बोरेटर ये बेस्ड बाइक है, कोई फ्यूल इंजेक्शन नहीं, कोई झटका नहीं। कहीं से आप बाइक को फेंको, पानी में चलाओ, मिट्टी में चलाओ, रेत में चलाओ, कहीं पर भी चलाओ, बाइक बंद होने का नाम नहीं लेगी। रीज़न बीइंग क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन वाला सिस्टम कुछ है ही नहीं है। बाइक जो है प्रॉपर्ली CDI से चलती है, ना कि ECU से। जो पुराने लोग होंगे 2000 में जिन्होंने फर्स्ट बाइक देखी होंगी अपनी, उन्हें पता है CDI क्या होता है और ECU क्या होता है। बाइक में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, सारा जो है ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है। यहाँ पे देख रहे हो आप, वायरिंग्स जो है सारी बाइक के एक्सपोज हैं। कलर इसमें मेरे ख्याल से आते हैं 2, 3 या 3-4 के आसपास कलर्स आते हैं। अलावा मैं आपको इसका अगर सीटिंग कैपेसिटी बताऊँ, 2 लोग वैसे बैठ सकते हैं अगर पतले पतले हों। वैसे तो अकेला आदमी ही चलाए क्योंकि पीछे बैठने वाले के लिए कुछ ज़्यादा जगह है नहीं है। अराउंड ये मुश्किल से 4 या 5 इंच 4 इंच की जगह होगी। फ्यूल टैंक जो है इसका है वो लगभग 3.5-4 लीटर के आसपास, 3.5 लीटर के आसपास जो है इसमें फ्यूल आ जाता है। फ्यूल की कैप यहाँ पर है, अगर आप इसे खोलोगे नॉर्मल जो है इसमें अपना E20 पेट्रोल अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है, कार्बोरेटर से जैसे जैसे करके चला रहा है। माइंड इट, ये इंजन जो है BS4 इंजन है, ये BS6 इंजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर
इंडिया में रजिस्टर होने में इस बाइक को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और रजिस्टर ये बाइक क्यों नहीं होगी, उसका दूसरा रीज़न सबसे बड़ा ये है कि पीछे कोई मडगार्ड नहीं है, पीछे कोई नंबर प्लेट नहीं है और पीछे जो है कोई लाइट नहीं है। उसके अलावा इसका जो अपना एग्जॉस्ट है, इसका एग्जॉस्ट भी देखो आप, लगता है ये आफ्टर मार्केट है, ये आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट नहीं है, बट इस साउंड के साथ ये बाइक शायद से ही इंडिया में रजिस्टर होगी। आपको आवाज़ तो बहुत धीमी सुन रही होगी वीडियो में, लेकिन असल में इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पे कोई डीबी कलर वगैरह देखो सारा कुछ निकाल रखा है बंदे ने, डीबी कलर के साथ जो है तब भी ये बाइक बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, इसीलिए शायद से इंडिया के नॉर्म्स में नहीं आएगी। फ़िलहाल जो है ये बाइक इंडिया में 2 या 4 ही लोगों के पास है, एक यहाँ पर है, 3 इंडिया में और जगह पर है। वो पिट बाइक्स एज अ डर्ट बाइक, वो स्टंट वगैरह मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और नाम जो है सबसे पहले मैं इसका बताना भूल ही गया, मोटो प्रो, ये एक चाइनीज़ कंपनी है, थाईलैंड से ये बाइक जो है इम्पोर्ट हुई है। और तो और ये बाइक जो आती है ऐसी नहीं आती है, इसका एक स्विंग आर्म अलग आता है, इंजन अलग आता है, फ्रेम इसका अलग आता है, हैंडल बार अलग आता है, अगला टायर अलग आता है। इसे यहाँ पर गुजरात में, राजस्थान में लोग दोबारा से यहाँ पर लाकर उसे क्या बोलते हैं, असेंबल करते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे ये बाइक सेल होती है। तो फिलहाल जो है अगर इस पर एक 60-70 किलो का आदमी ही चलाए इसे तो ही ज़्यादा बेटर है, उससे भारी आदमी पे ये बाइक ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगेगी। और तीसरी चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, बाइक में भैया कोई स्पीडोमीटर है ही नहीं है, आपको फ्यूल एफिशिएंसी जांचनी है, कुछ नहीं मिलेगा, आपका ट्रिप कितने किलोमीटर है कुछ नहीं मिलेगा। रीज़न बीइंग कि बाइक हल्की रहे जितनी ज़्यादा हो सकता है। आप एक काउल में देखो, थोड़ा सा प्लास्टिक क्वालिटी ऐसी सी है। एलईडी सामने आपको मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ हाई बीम, कोई लो बीम नहीं, छोटी सी एक पार्किंग लाइट यहाँ पर मिलेगी, हाई बीम ही है, लो बीम कुछ नहीं है। और तो और जो भी है रिफ्लेक्टर बेस्ड है, काफ़ी ज़्यादा छोटी है, थ्रो कुछ नहीं है ज़्यादा, 5-10 मीटर के आसपास की थ्रो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। फ्रंट जो आपको ये मडगार्ड है, क्या बोलते हैं इसको, शायद मडगाड़ी बोलते हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, फिर से हाँ मडगाड़ी बोलते हैं शायद इसे। हाँ ये जो है आपको प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हल्की मिलेगी, दिख रहे हो कैसे 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 काँप रहा है, बट ठीक है रेट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाइड है। यहाँ पर ये छोटी छोटी फेयरिंग्स जो हैं साथ में आपकी, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक की मिलेंगी। यहाँ पर आपको जो है फ्यूल काटने के लिए एक छोटा सा, आपको क्या बोलते हैं, की मिलेगी, यहाँ की बोलते हैं इसको, स्विच बोलते हैं, किल स्विच, फ्यूल का जो किल स्विच है वो आपको मिलेगा। एयर कूल्ड जो है इंजन, शायद मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अराउंड 11 इंच, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 11.6 इंचज़ की इसकी जो 1 फुट से ज़्यादा जो आप मान के चलो ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी। सस्पेंशन के ट्रैवल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, आपके डिस्क ब्रेक के बारे में ऑलरेडी बता दिया, कोई अलॉय नहीं, कुछ नहीं, स्पोक व्हील्स आएंगे। टायर जो आएगा वो आपका ट्यूब वाला टायर ही आएगा, ट्यूबलेस इसमें टायर नहीं है। फ्रेम जो है काफ़ी ज़्यादा हल्का है और एक आदमी के लिए ये बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब अगर आपको घर पे मार्केट जाना है या फिर आपको ऐसी जगहों पर बाइक चलाने का ज़्यादा शौक है, आपके पास कोई कलेक्शन है जिसमें आपके पास अलग अलग तरह की बाइक्स हैं, तो हाँ ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बाइक है उसके हिसाब से। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताऊँ, बाइक में कोई सेफ्टी फीचर नहीं है, कोई ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं है, बाइक एकदम प्योर रॉ है। अगर आप देखो यहाँ से ABS की प्लेट वगैरह यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। बाइक का स्टांस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, स्टैंड काफ़ी ज़्यादा लंबा है, अराउंड 1-1.5 फीट के आसपास का जो है वो स्टैंड है। साइलेंसर जो है, इसका एग्जॉस्ट है, यहाँ से बड़ी पतली सी एग्जॉस्ट जा रही है, ये काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो रहा है, मतलब देख रहे हो यहाँ तक जो है इसकी जो हीट है वो आ रही है। यहाँ पर हल्की सी शील्ड लगा रखी है, बट ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं है उसका, हीट जो है इसकी आएगी। साइलेंसर इसका छोटा बहुत है, बट आवाज़ इतनी ज़्यादा गंदी करता है ये, मतलब क्या बोलते हैं उस आवाज़ को, क्या बोलते हैं, ख़राब आवाज़ करता है या फिर बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ करता है, कुछ भी आप कह लो, क्योंकि डीबी कलर भी इसका निकलवा रखा है। अगर तो ये जो आगे काउल लगा हुआ है ये भी निकलवा दे तो काफ़ी ज़्यादा गंदी आवाज़ करेगी। ये जो है ये दिख रहा है, ये वैसे आपको वो क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, डेथ वॉबल निकालने के लिए। डैम्पर जो है, डैम्पर वगैरह नहीं है यहाँ पर, ये फोम सी दे रखी है छोटी सी। फ्यूल टैंक मैंने बताया अराउंड 4 लीटर, 3.84 लीटर के आसपास का जो नॉर्मल फ्यूल है वही आएगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा फनी सा सीन हो गया था, बट अगर मैं आपको रेफरेंस के लिए बताऊं, ये बाइक वैसे अगर पीछे एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा वास्ट है तो आपको पता नहीं लग रहा है बाइक ये कितनी छोटी है कितनी नहीं, बट इसके रेफरेंस में आपको मैं एक बार KTM ड्यूक 50 दिखाता हूँ, वो कितनी बड़ी है, तब आपको समझ आएगा बाइक छोटी कितनी है। फॉर योर कंपैरिजन अब एक बार चेक करो पीछे ड्यूक 250 जो है वो इससे कितनी ज़्यादा बड़ी है और ये कितनी छोटी बाइक है। यहाँ पर उसकी सीट हाइट ऑलमोस्ट इसके इक्वल है, लेकिन उसका व्हील बेस इससे ज़्यादा बड़ा है। आगे से लेके पीछे तक बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी है। अब आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा ये चीज़ कि ये बाइक छोटी कितनी है। सुंदर लग रही है। अगर आपके गैराज में एक ऐसी बाइक है, एक और आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है, एक डेली कम्यूटर बाइक है और एक ये बाइक है, तो आपका गैराज ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो कुछ भी है मैं बाइक को एक बार राइड करके देखता हूँ। बी रोल्स हमने ले लिए हुए हैं इस बाइक को चलाने में। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसकी रह गई है, बाइक की जो अप्रॉक्सीमेटली टॉप स्पीड है वो है अराउंड 80 के आसपास, पर ये 80 भी नहीं जाती है। आई एम श्योर इसके टायर्स की वजह से। ये टायर्स जो हैं टामक पे काफ़ी ज़्यादा स्लिप होने को होते हैं, स्पेशली अगर इतने ज़्यादा गंदे हो चुके हैं तो 80 पर ना ही लेके जाओ इसे। 50-55 के लिए ये बाइक बहुत बढ़िया है। चलो जी, अब बात करते हैं बाइक चलाने की। कैसे, चाबी देखो इसकी कहाँ लगती है, उसके अलावा आवाज़ सुन रहे हो बाइक की, टॉर्क की बहुत है, बाइक पंची बहुत है शुरू में, ठीक है। एंड ये पड़ा सेकंड गियर। हाय इसमें जो है ना, एक चीज़ मुझे प्रॉब्लम लगी है थोड़ा सा सीटिंग पोस्चर में, कि आपको जो है थोड़ा सेंटर में होकर बैठना पड़ेगा। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। अगर तो मैं बहुत ज़्यादा पीछे बैठ रहा हूँ ना यार, पीछे बैठने से क्या हो रहा है, बाइक लग रहा है आगे से लिफ्ट हो रही है जैसे, ठीक है। उसकी वजह से आगे जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी ग्रिप नहीं मिल रही टायर्स में। बाइक में आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आपको खुद बैठे हुए हल्की सी परेशानी होगी कि बाइक इतना लाउड ज़्यादा क्यों है।
तीसरी चीज़, बाइक इतनी ज़्यादा वॉबली फील हो रही है ना, बाइक में अलाइनमेंट ठीक है, सब कुछ अच्छा है इस बाइक में, बैलेंसिंग वगैरह टायर्स की बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन टायर्स की वजह से इस टारमेक पे इसको चलाना थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की मैं नहीं कहूँगा, बट थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। आप हल्का सा ज़्यादा लीन नहीं हो सकते, रीज़न भी कि बाइक की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और आप भी हल्का सा पीछे होकर बैठ रहे हैं, तो जब मोड़ आते हैं ना उस पर आप ज़्यादा उतनी कॉन्फिडेंटली बाइक को मोड़ नहीं पाते हो। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये बाइक देखो मिस मार रही है, थैंक्स टू V20 फ्यूल और BS4 इंजन। अभी आपको मैं दिखाऊँ, आपको लग रहा होगा बाइक भाग क्यों नहीं रही है, भैया बाइक इतना ही भाग रही है, मतलब भागती इससे ज़्यादा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक स्पेसिफिक स्पीड के बाद पर्टिकुलरली इस बाइक में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस जो है ना हल्का सा कम हो जाएगा भगाने में, आपका खुद ही मन नहीं करेगा बहुत तेज़ चलाने का, क्योंकि हल्का सा हैंडल जो है वो भी वॉबलिंग कर रहा है। और ये वॉबलिंग कोई इशू की वजह से नहीं है, ये बाइक के टायर्स की वजह से है। एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ दीज टायर्स। अभी अगर अपन इसे ऑफ रोड पर हल्का सा ले जाएँ यहाँ से यहाँ, यू विल सी ये बाइक कितना बढ़िया परफॉर्म करने लगती है। जैसे ही इस बाइक को इसकी जगह मिलती है जहाँ पर ये चलने के लिए बनी है, भैया दिस बाइक आउट परफॉर्म्स एनी अदर बाइक। मतलब जो आपके पास एक्सपल्स वगैरह भी अगर होगी उसमें ये टायर्स नहीं आते हैं, ऐसे टायर्स नहीं आएंगे जिसमें थ्रेड इतना ज़्यादा डीप होगा। अगर आप मैं इसको यहाँ पर लेके जाऊँ, यू विल सी ये बाइक हल्का सा भी स्लिप नहीं करी है, कितना ज़्यादा अच्छा ये परफॉर्म कर रही है इस जगह पर। थोड़ी सी बाइक के जो हीटिंग के इशूज़ है ना वो है, हल्का सा आपको हीट आपके पैरों में फील होगा। पीछे मडगार्ड नहीं है जिसकी वजह से आपकी टी-शर्ट वगैरह सब कुछ जो है पीछे से ख़राब हो जाएगा, वो आपको एक्सटर्नल करनी पड़ेगी खुद से, अगर आप किसी मडगार्ड वगैरह अरेंज कर सकते हो। बाकी आपने देखा बाइक में कहीं भी ट्रैक्शन लूज़ नहीं किया है, और थैंक्स कि इसमें ऐसा कोई एक्सेसरीज़ या फिर मैं कहूँगा ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं लगी है कि बाइक में ABS वगैरह ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह हो, ऐसा कुछ नहीं है इस बाइक में। उसी वजह से इसको चलाने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखो कहीं भी ये बाइक स्लिप नहीं कर रही है, कहीं भी स्किड नहीं कर रही है। अगर मैं यहाँ भी चलाऊँ बड़े ही प्यार से मैं इस रास्ते पर इसे लेके जा सकता हूँ, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बाइक जो है हल्का सा भी स्लिप हो जाएगी। वैसे ये डोनट्स जो हैं ये हमने बनाए हुए हैं, और तो और यहाँ पर आपको इसका पता लगेगा क्या ही प्यारा पिकअप पकड़ रही है ये। अगर मैं गिरा तो भैया बेइज्जती बहुत होगी, लेकिन आप मेरे जूतों का हाल यहाँ पर देख सकते हो क्या हो गया। प्रॉपर राइडिंग गियर्स नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं बाइक चलाता ही नहीं हूँ और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाइक्स में इतना ज़्यादा। बट स्टिल मैंने कहा एक थोड़ी सी अलग सी बाइक मिल रही है तो क्यों ना आपको दिखाई जाए एक बार ये रिकॉर्ड करके। ये देखो यहाँ पर अगर आप देखो कितना ज़्यादा ख़राब पैच है, बट यहाँ पर बाइक जो है बड़ी ही प्यार से निकल रही है। ये यहाँ पर अगर आम कोई दूसरी बाइक होती अभी तक फिसल चुकी होती, स्किड अच्छे से कर चुकी होती, बट ये बाइक नहीं कर रही है, थैंक्स टू ऑल द टायर्स। इसमें जो ये दोनों टायर्स हैं, बताओ देखो हल्का सा भी नहीं लग रहा कि बाइक यहाँ पर स्किड करेगी, स्लिप करेगी। जैसे ही इसने बाइक ने अपना रास्ता छोड़ा जहाँ के लिए बनी है, तो भैया सब जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक ख़त्म हो जाएंगे। जब तक ये देखो बाइक में जो भी ज़ोर है ना वो इसके फर्स्ट गियर में है और इसके फोर्थ गियर में है, बीच वाले गियर्स में इसमें कोई ज़ोर नहीं है। सेकंड आपको लगेगा है ही क्यों, थर्ड आपको लगेगा है ही क्यों, फोर्थ में ये अच्छी खासी स्पीड पकड़ना शुरू कर देती है। पर लेकिन जब ये स्पीड पकड़ना शुरू करती है उस वक्त तक जाके जो है बाइक आपका कॉन्फिडेंस खो देती है हाई स्पीड का। मतलब आप इसे 50 तक चलाओ, 50 तक चलाओ, मैक्सिमम 50-55 तक, इससे ऊपर इस बाइक को मत लेके जाओ, आपको मज़ा नहीं आएगा चलाने का। इसको चलाने का जो मज़ा है वो सिर्फ ऑफ रोड ट्रेल पर है, या फिर अगर आप कच्चे पक्के रास्ते पर ऐसे फुटपाथ वगैरह पर चलाना चाहते हैं तो ही आप चला लो, उसके अलावा कुछ नहीं। देखो मैं बताता हूँ, बाइक में वाइब्रेशन इतने ज़्यादा हैं कि आपको बैठे बैठे जो है स्पा मिल जाएगा। बैठे बैठे दोनों हैंडल बार्स में जो है यहाँ पर हल्के हल्के वाइब्रेशन ज़्यादा फील होने शुरू होते हैं। जैसे जैसे आप स्पीड ग्रेजुअली गेन करते हो, आपकी सीट जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन फील होने शुरू होते हैं। सीट की जो स्पॉन्जीनेस है वो काफ़ी ज़्यादा पतली है। मेरा कहने का मतलब है कि मान लो आप इतनी सी भी थिकनेस नहीं है, सीट की थिकनेस कम होने की वजह से आपको जो कंफर्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। उसके अलावा आप हग वगैरह नहीं कर सकते फ्यूल टैंक को, बेसिकली इस गाड़ी में कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, ये उसके लिए बनी ही नहीं है। और इसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं है, आप चलाना शुरू करो। नो नहीं भैया, ये गाड़ी उसके लिए, ये बाइक जो है उन कामों के लिए नहीं बनी है। आप छोटे गियर्स में और छोटी जगह पर इसे चलाओ। आपके पास कोई ट्रैक है जहाँ पर आप संडेज़ को सैटरडेज़ को जा सकते हो, वहाँ आप इस बाइक के साथ दबा कर इन्जॉय करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बट अगर आप सोच रहे हो डेली कम्यूटर में, इसका जो गियर है ये भी अटक रहा है थोड़ा सा, बट ठीक है वो मेरे से ही अटका है। नाउ वी आर ऑन फोर्थ गियर एंड अभी आप देखो नहीं भैया मन नहीं कर रहा है इसे भगाने का। ये गाड़ी जो है प्यार से चलाने लायक ही है, उसके अलावा नहीं। आप इसे प्यार से चलाओ, ख़राब रास्ते पर जितना इसे तेज़ चलाओगे उतना ही ज़्यादा अच्छा चलेगी, और साफ़ रास्तों पर जितना आप इसे स्लो चलाओगे तब ये ज़्यादा अच्छा चलेगी। बिल्कुल उल्टा है जो आपकी रेगुलर बाइक्स में होता है उसके मुकाबले।
थिंक सस्पेंशन वगैरह के बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी तरह से कैलिब्रेट किए गए हैं, चाहे पिछले हों चाहे अगले सस्पेंशन हो। ऑफ रोडिंग के लिए एकदम बढ़िया से कैलिब्रेट करा गया है उन्हें। हाँ भैया, बाइक्स की जो ब्रेक्स हैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। ब्रेक्स जो हैं, फ्रंट ब्रेक काफ़ी ज़्यादा बेटर है, ABS वगैरह नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ेगा। रियर ब्रेक जो है उसमें फ़िलहाल जो है मेरे को लग रहा है कि पैड्स वगैरह थोड़े से घिस चुके हैं, उसकी वजह से पिछली ब्रेक की परफॉर्मेंस जो है कोई बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं है। अगली ब्रेक के दम पर ही ये बाइक जो है फिलहाल अभी चल रही है। अगर आप पिछली ब्रेक में इसे पैड्स वगैरह डलवा लो शायद तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा काम करना शुरू कर दे। उसके अलावा ब्रेक्स में सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। सस्पेंशंस आर गुड, इस बाइक के हिसाब से अच्छी तरह से ट्यून किए गए हैं। कुछ ऐसा खराबी नहीं है कि आपको जर्क्स बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं, या फिर जो है आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है कि बाइक दबी गई है बिल्कुल आपके बैठने से, और सस्पेंशंस उसके बाद जो जर्क है उसे ले ही नहीं पा रहे हैं, मतलब पूरे कंप्रेस ही हो चुके हैं। ऐसा सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इंजन की हीट जो है आपको हल्की हल्की फील होगी, चाहे 125 cc का इंजन है, बट स्टिल आपको जो है हल्की हल्की जो इंजन की हीट है वो यहाँ से आना शुरू होगी। ऑल्दो यहाँ पे हीट शील्ड लगी है फिर भी। एंड आई थिंक 5 फुट अगर 7 इंच के आसपास आपकी हाइट है, 5-8 के आसपास आपकी हाइट है, और आपके पास ऐसा ट्रैक है या फिर आपके घर के आसपास ऐसी जगह है जहाँ पर आप इस बाइक को चला सकते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड बाइक फॉर यू। एंड इसके बाद किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए, अब उसकी बात करते हैं। तो भैया ये बाइक लेनी किसको चाहिए? देखो, सबसे पहले तो अगर आप इस बाइक को इंपोर्ट करवा सकते हो तो आप इंपोर्ट कर लो। वैसे ये बाइक ऑन सेल है। जो सेलर है इसके, उसका डायरेक्ट जो नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। उसके अलावा इस बाइक को लेना वही लोग जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जैसे कि उत्तराखंड या फिर हिमाचल, क्योंकि ये बाइक इंडिया में रजिस्टर तो नहीं होगी। रजिस्टर नहीं होगी तो आप शहरों में इसे चला नहीं सकोगे। इसकी ना इंश्योरेंस होगी ना इसकी RC बनेगी। कोई रोक लेगा तो सो अलग बात है। पहाड़ों पर अगर आप रहते हो, आपको पॉइंट A टू पॉइंट B जाना है, ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर आपके पास मड है, काफ़ी ज़्यादा स्लश है, रोज़ जहाँ लैंडस्लाइड्स वगैरह का मौसम है, आपको पत्थरों से गुजरना होता है। एडवेंचरस अगर आपको बाइक चाहिए कम रेट में, अराउंड 75,000 से 1 लाख रुपए के बीच में, तो हाँ आप इस बाइक को ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि बाइक के स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो शायद ही आपको यहाँ पर अवेलेबल हों। कार्बोरेटर वगैरह जैसी चीज़ छोटी मोटी आप इसकी यहाँ ठीक करवा सकते हो, लेकिन ओरिजिनल और जेन्युइन पार्ट्स जो हैं इसके आपको वो चाइना या थाईलैंड से इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे। उसके अलावा आपके पास यहाँ कोई ज़्यादा ऑप्शन होगा नहीं है। वैसे इस बाइक में कुछ ख़राब होने वाला है भी नहीं है। किसी आप लोकल बाइक के अगर पार्ट्स डालोगे तब भी इसमें काफ़ी ज़्यादा चल जाएंगे। जो इसका मोटा मोटा खर्चा है वो इसके टायर्स हैं। टायर्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। फ्रंट जो है इसका थोड़ा सा बड़ा है, पीछे वाला टायर छोटा छोटा है। ब्रेक के इसके जो डिस्क के जो पैड्स हैं वो थोड़ा सा आपको देखने वाले होंगे। वो शायद आपको चाइनीज़ किसी वेबसाइट से या तो ऑर्डर करने पड़ेंगे या तो आपको थाईलैंड से वो मंगवाने पड़ेंगे किसी से। उसके अलावा शायद ही यहाँ पर कोई ऑप्शन होगा जो इस साइज़ की ब्रेक में इतने छोटे छोटे डिस्क पैड जो हैं वो बनाता होगा। उसके अलावा बाइक में ऐसा कुछ खराब होने वाला है नहीं है। सीट इसकी ऐसी की ऐसी ही रहेगी। इंजन जो है इसका, क्योंकि आप बाइक ज़्यादा चला नहीं पाओगे, फ्यूल टैंक बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ी जर्नीज आप कर नहीं पाओगे, तो इंजन भी इसका कहीं ऐसा वैसा जाने वाला नहीं है। तो ऐसी बाइक को लेकर आपको फ़ायदा तब है जब आपके पास एक डेली कम्यूटर बाइक ऑलरेडी है, आपके पास एक क्रूज़र बाइक ऑलरेडी है, तब आप इसे अपने गैराज में जरूर ऐड कर सकते हो। फन टू फैक्टर बाइक में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप इसे ऐसी गंदी सड़कों पर चला सकते हो जैसा मैंने वीडियो में पहले बताया। उसके अलावा बाइक में ऐसा कुछ खासियत नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बुराई भी नहीं है। आप इसके जो सेलर हैं उन्हें एक बार कांटेक्ट कर लेना। उसका नंबर मैं ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाइक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और इसके अलावा रॉन्ग साइड पर मत जाया करो और हॉर्न ज़्यादा मत बजाया करो यार, ठीक है? ओके।